हेलो एवरीवन, आज हम एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने वाले जो केमिकल काइनेटिक्स का है। ठीक है, वो कौन सा है आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है पीछे लिखा हुआ कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी का मतलब क्या है या हम क्यों पढ़ रहे हैं कोलिजन थ्योरी। देखो, जब हमने पीछे केमिकल काइनेटिक्स में बार बार एक स्टेटमेंट थी कि मॉलिक्यूल्स है वो आपस में कोलोइड कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स में कोलिजन हो रहा है, रिएक्शन हो रही है। हम ये बोल रहे हैं ना, रिएक्शन हो रही है। क्यों हो रही है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि मॉलिक्यूल्स कोलोइड कर रहे हैं। क्यों कोलोइड कर रहे हैं? कितने मॉलिक्यूल्स कोलोइड कर रहे हैं? मतलब हम दूसरी चीज ये पढ़ते हैं कि हमारे पास कई रिएक्शंस ऐसी होती है जो 20% कंप्लीट होती है, कई रिएक्शंस ऐसी होती है जो 50% कंप्लीट होती है, और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो 80% रिएक्शंस होती है, और कुछ ऐसी होती है जो 100% हो जाती है। मतलब इनमें डिफरेंस क्या है? ये सब मतलब क्या है कि 20% हो रही है कुछ रिएक्शन, 80%, 20, 50% या 100%, इनमें क्या डिफरेंस है? इन सब को एक्सप्लेन करता है हमारे पास कोलिजन थ्योरी। क्या चीज एक्सप्लेन करती है कोलिजन थ्योरी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम एक चीज जान लेते हैं कि कोलिजन थ्योरी क्या एक्सप्लेन करेगा। उसे पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर यदि हम बहुत अच्छे से ये एग्जाम्पल समझ गए, ध्यान देना है, अगर यदि हमने ये एग्जाम्पल समझ लिया तो हम कोलिजन थ्योरी को बहुत आराम से समझ सकते हैं। तो बी कंसंट्रेटेड और ध्यान से समझना है कि क्या कोलिजन थ्योरी कहना चाहती है। उससे पहले हम इस एग्जाम्पल को समझ लें। मान लो, सपोज करो हमारे घरों में न्यूज़पेपर आता है, सभी के घरों में आता है लगभग। अगर यदि मान लो सपोज करते हैं मेरे पास ये कोई भी ए पॉइंट है और ये कोई भी बी पॉइंट है, और न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई कि एक रेस होने वाली है, एक रेस होगी, और वो रेस क्या है? ए पॉइंट है, बी पॉइंट तक जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में जाना है। ठीक है, इतनी दौड़ है। ठीक है, अब ये मत सोचना ये तो छोटी सी दूर है, ये लो भाग गए। ठीक है, काफी लंबी डिस्टेंस है। अब इस रेस को कंप्लीट कर रहे हैं, इसके लिए जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे जो इस बी पॉइंट पे पहुंच गया, उसको इनाम दिया जाएगा 1 लाख रुपए का। अब ये छोटी छोटी रकम तो है नहीं कि भाई चलो ठीक है कोई नहीं जाएगा इसके लिए ढेर सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, बहुत सारे लोग आ गए। मान लो सपोज करो यहाँ पे 1000 लोग आ गए इस रेस में भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। चलो ठीक है, सबके सब आ गए। मतलब टोटल नंबर ऑफ, देखो ध्यान देने, रेस होनी है, इस रेस में टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? टोटल नंबर आ गए, वो आ गए 1000 लोग आ गए। ठीक है, आगे चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। वो चाहे वो बीमार है चाहे वो ठीक है, क्योंकि सबको क्या दिख रहा है? सबको ये दिखने लग रहा है, सब लोगों को क्या दिख रहा है? रुपए दिख रहे हैं कि 1 लाख रुपए मिलेंगे भाई, 1 लाख रुपए मिलेंगे आपको, ये रेस कंप्लीट करनी है। बस क्या हो गया? अरे चल पड़ेंगे, कोई बात नहीं, क्या हो गया, बीमार है तो है, लेकिन 1 लाख तो मिलेंगे ना। बात क्लियर है? ये सोच के वो चल पड़े। ठीक है, आगे चलो। अब यहां से जैसे ही चलना शुरू किया, यहां से कुछ लोग तो पहले ही निकल गए। पहले क्यों निकले? यहां से जैसे ही वो लोग चले, उनमें से 200 लोग पहले कट लिए, अपना रास्ता छोड़ गए। क्यों छोड़ गए? क्योंकि मेरे पास में जो 200 लोग हैं उनके पास एनर्जी ही नहीं है, मतलब वो बीमार है। दूसरी ये चीज आ गई कि उसमें लोग बीमार थे, 200 लोग तो बीमार थे, मतलब उनमें इतनी एनर्जी नहीं थी, वो बीच में छोड़ दिए। बीच में छोड़ गए तो रह गए तो वो 200 लोग यहीं पे रह गए। अब रेस कितने लोगों में बची है? रेस बची है वो 800 लोगों में बची है। 800 लोग भाग रहे हैं, मतलब क्या है? उनके पास में एनर्जी ही नहीं है कि वो चल सके। जब वो चल ही नहीं सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जब वो जा ही नहीं सकते हैं, वो मूवमेंट ही नहीं कर सकते हैं, तो वो रेस क्या करेंगे? रेस नहीं कर सकते हैं। तो यहां से मेरे पास में दूसरी कंडीशन क्या आई थी? वो आई थी कि सिख लोग कितने थे? वो थे 200। तो बचे हुए कितने हैं? जो हमारे पास में, जिनके पास में एनर्जी है, वो एनर्जी वाले हैं 800 लोग। चलो ठीक है, 800 लोग बच गए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। इनके पास इतनी एनर्जी है या इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है कि ये जा सकते हैं। ठीक है, अब किसी ने ये नहीं सोचा कि वे भागना कैसे है। मतलब लोग चल पड़े हैं, बस मेरे को भागना है, कोई ऐसे भाग रहा है, कोई इस तरफ भाग रहा है, कोई कैसे जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, मतलब उनमें रैंडम मोमेंट है। वो अभी किसी को भी नहीं पता है कि वो जाना कैसे है। कुछ उल्टे डायरेक्शन से चल रहे हैं, कुछ तो ऐसे जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, कुछ ऐसे उल्टे होके जा रहे हैं, उल्टे पैरों से जा रहे हैं। मतलब ये है कि जब वो यहां तक पहुंचे तो हमें देखने को मिला
कि केवल 200 आदमी ही ऐसे बचे हैं, केवल 200 आदमी ऐसे बचे हैं जो फाइनल पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। फाइनल पॉइंट पे भाई एनर्जी थी इनमें 800 लोगों में। एनर्जी कितने लोगों में थी? 800 लोगों में थी एनर्जी, फिर पहुंचे 200 ही। इसका मतलब क्या हुआ भाई? एनर्जी 800 लोगों में लेकिन पहुंचना 200 लोगों। बीच के जो 600 आदमी हैं वो कहां गए? वो क्यों छोड़ गए? वो क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि उनके चलने का तरीका ठीक नहीं था, क्योंकि उनका ओरिएंटेशन ठीक नहीं था। जो लोग सीधा चल रहे हैं, सीधे डायरेक्शन में चल रहे हैं, वो तो पहुंच गए, लेकिन जो यूं सोच रहा है कि मैं ऐसे ऐसे चल के जाऊंगा वो नहीं पहुंच पाया। जो सोच रहा है कि मैं उल्टे पैरों से जाऊंगा वो भी नहीं पहुंच पाया। मतलब उनको चलना नहीं आ रहा था, उनको चलना नहीं आया। चढ़ तो जा सकते थे, चढ़ सकते थे, लेकिन उनके पास में ओरिएंटेशन सही नहीं था। बात क्लियर है? तो थर्ड पॉइंट हमारे पास में क्या था? वो ये था कि उनकी जो डायरेक्शन थी चलने की वो गलत थी। तो उनके पहुंचने वाले सिर्फ 200 ही थे, बीच के जो 600 आदमी थे वो नहीं पहुंच सके। बात क्लियर है? मेरे पास 3 फैक्टर आए हैं यहाँ पे, 3 फैक्टर। किसी भी रेस को कंप्लीट करने के लिए केवल 3 फैक्टर है। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे, ध्यान से समझना है। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे, एनर्जी की वजह से कितने बचे, और तीसरा मेरे पास ओरिएंटेशन की वजह से कितने बचे। बस इन तीनों का खेल अगर आपको समझ में आ गया तो आप कोलिजन थ्योरी को बहुत आराम से समझ सकते हो। क्लियर है? क्या है अब कोलिजन थ्योरी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कोलिजन थ्योरी हमें ये बताता है कि जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास में जो एनवायरनमेंट है, जैसे हम अगर एनवायरनमेंट की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास में क्या है? जैसे मान लेते हैं मेरे पास में कोई भी एक क्यूबिकल बॉक्स है, ये मेरे पास कोई भी एक क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है। इस क्यूबिकल बॉक्स में मैंने गैसियस मॉलिक्यूल्स को भर दिया, मैंने यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल्स को भर दिया। इसमें गैसियस मॉलिक्यूल भरे पड़े, कितने हैं मुझे नहीं पता है, कितने भी हो सकते हैं। अब क्या एक बात आप जानते हो कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास में रैंडम मोमेंट होता है, मतलब वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होते। वो ऐसा नहीं है वो एक जगह पे आए और बस ऐसे खड़े हो गए, बस ऐसे इस पॉइंट पे खड़े हुए, यहाँ पे खड़े हुए, नहीं, वो क्या कर रहे हैं? लगातार चलने लग रहे हैं। और जब लगातार चलेंगे, एक मॉलिक्यूल यहाँ है तो दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ होगा और इनके बीच में आपस में क्या हो रहा है? कोलिजन हो रहा है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो पड़े हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पड़े हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। कितने हैं? बहुत सारे, काफी पार्टिकल्स हैं, काफी पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इनके बीच में कोलिजन होने लग रहा है। किनके बीच में हो रहा है? जो मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, जो गैसेस मॉलिक्यूल है। मान लो सपोज करो अगर यदि, क्योंकि हमने बार बार पीछे पढ़ा है कि जो रिएक्शन होती है वो कोलिजन करने से होती है, जब मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो ही उसमें रिएक्शन होती है। ये पढ़ा हमने। अगर कोलिजन होने से अगर रिएक्शन होती है, कोलिजन होने से, खाली कोलिजन होने से ही रिएक्शन होती है, तो हमारे गैसियस मॉलिक्यूल्स H2 भी पड़ा है, गैसियस मॉलिक्यूल O2 भी पड़ा है, दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं। एनवायरनमेंट में H2 भी है, O2 भी है, फिर वो रिएक्ट करते हैं, H2 बना देते हैं। भाई बहुत सारी रिएक्शन है, N2 है, H2 है, दोनों रिएक्ट करते हैं, अमोनिया बना देते। खाली कोलिजन से ही पार नहीं पड़ेगी, कोलिजन से ही बात नहीं बनेगी, उसके लिए हमें कोई और फैक्टर भी देखना पड़ता है। क्या चीजें होती है? पहली चीज ये, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। पहली चीज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। चलो ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत सारे हैं, तो फिर हम दूसरी चीज ये देखेंगे कि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ में वो पार्टिकल्स कोलिजन कितना कर रहे हैं। भाई ये पार्टिकल है, पड़े रहो, कितने भी है पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कितने पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन हो रहा है, कितने पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन हो रहा है। जितने पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन होगा, मेरी रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि हम बार बार में बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन किसकी वजह से होती है? क्योंकि रिएक्शन होगी तभी तो रेट ऑफ रिएक्शन होगी। अगर रिएक्शन ही नहीं चलेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन का आएगा। बात क्लियर है? तो मेरे पास में रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? वो किस पे डिपेंड कर रही है? कोलिजन पे डिपेंड कर रही है। पहली चीज, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं। भाई अगर पार्टिकल्स में कोलिजन ही नहीं होगा, ये तो ऑब्वियस ही है, जब तक पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो कोलिजन का आएगा।
पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो कोलिजन का आएगा, और पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो रिएक्टेंट कैसा, रिएक्टेंट भी नहीं है, प्रोडक्ट भी नहीं होगा। बात क्लियर है? तो मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब उनके प्रेजेंट होने से नहीं है, उसके कोलिजन पे डिपेंड करेगा। अब वो कोलिजन कैसा, एक सेकंड में वो कितने मॉलिक्यूल से कोलोइड कर रहे हैं, वो डिपेंडेंसी होगी। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन मेरी कोलिजन पे डिपेंड करेगी। क्लियर है? जितना ज्यादा कोलिजन उतना रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोलिजन हो रहे हैं। क्या अब सारे के सारे कोलिजन जितने पार्टिकल्स कोलोइड कर रहे हैं, क्या वो सभी रिएक्शन देंगे? दूसरा क्वेश्चन ये आता है ना, क्या जितने पार्टिकल्स कोलिजन करेंगे क्या वो के वो सारे के सारे ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे क्या? तो हम कहेंगे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वही सिंपल सी बात है, जब भी किसी भी रिएक्शन के लिए किसी रिएक्शन को होना है, तो रिएक्शन को होना है, मान लेते हैं मेरे पास में किसी रिएक्शन को होना है, उस रिएक्शन को होने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। मान लो मेरे को 200 किलो जूल, मेरे को कोई भी जो रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। मतलब उसके लिए जैसे मान लो ये वाली बात होती है ना कि भाई किसी को मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो रिक्वायर्ड होती है, हर किसी चीज़ को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो होनी ही होनी चाहिए। भाई अगर यदि ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर यदि पानी पीने चले और पानी के गिलास में देखा कि उसमें एक ही बूंद पड़ी है, तो क्या आपकी प्यास बुझ जाएगी? कोई मिनिमम अमाउंट तो होनी चाहिए हर किसी चीज़ को। जैसे हमने पीछे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है, फोटो इलेक्ट्रिक में हमने एक वर्ड पढ़ा था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ध्यान आ रहा होगा अगर यदि आपको, तो हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ा है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें क्या बताता है कि किसी भी रिएक्टेंट को, जैसे हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पीछे पढ़ा, वो क्या देखा कि किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होना है, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने, तो उसको जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। क्लियर है? वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी। यहां पे हम कहते हैं कि अगर यदि मेरे पास में कोई भी एक रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो उसको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। मान लो मेरे पास में कोई भी एक रिएक्शन है, ए से बी पे जा रही है, ठीक है, उस रिएक्टेंट को कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो उसके लिए उसको मिनिमम एनर्जी चाहिए, और वो कितनी चाहिए? 200। अगर यदि कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिनको 200 एनर्जी कैरी नहीं कर रहे हैं, जिनके पास में कम एनर्जी है, कम एनर्जी का मतलब है कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स है, जो भी मॉलिक्यूल्स इससे कम एनर्जी के हैं, जो इस एनर्जी को अचीव कर जाएंगे, जो अपनी एनर्जी को 200 तक बना जाएंगे, वो पार्टिकल्स तो इसको क्या करेंगे, इस एनर्जी बैरियर को तोड़ के चले जाएंगे, और वो कहेंगे मैं प्रोडक्ट बनाने के लिए पॉसिबल हूं। मतलब उनके पास में दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन फैक्टर है, वो एनर्जी के साथ में चल रहा है, एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर वाले सेकेंड फैक्टर। वो एनर्जी बैरियर क्या है? भाई हमने क्या कहा था, 1000 लोग आ गए जो दौड़ने के लिए आए हैं, उनमें से 800 लोग बचे, कौन से, किस वजह से खत्म हो गए? क्योंकि वो बीमार थे, इस वजह से खत्म हो गए। तो पहला तो मेरे पास में था कोलिजन, कोलिजन करने के लिए तो 1000 आ गए, ठीक है। दूसरा फैक्टर मेरा आ रहा है एनर्जी, एनर्जी की वजह से कुछ पार्टिकल्स हैं जो रह गए हैं, एनर्जी की वजह से रह गए हैं, क्योंकि उनके पास में जो एनर्जी बैरियर है वो उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हैं, वो उस एनर्जी बैरियर तक पहुंच ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनके पास में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है, थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है। हम यहाँ पे एनर्जी की बात करेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है उतनी, और जब थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। बात क्लियर है? अब चलो ठीक है, इनके पास में एनर्जी बैरियर आ गया, लेकिन फिर भी 800 में से 200 लोग ही पहुंच रहे हैं, और वो किस वजह से पहुंच रहे हैं? तो तीसरा रेट ऑफ रिएक्शन है, वो ओरिएंटेशन की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन कैसा? ओरिएंटेशन का मतलब है कि मेरे पास में कोई मॉलिक्यूल है, कोई भी पार्टिकल है, जैसे हमने यहाँ पे बोला है कुछ तो सीधे जा रहे हैं, जो सीधे जा रहे हैं वो तो पहुंच गए उस पॉइंट तक, लेकिन जो कोई इधर से आ रहा है, कोई ऐसे चल रहा है, कोई उल्टे पैरों से चल रहा है, वो कभी भी नहीं पहुंच सकते, कभी नहीं पहुंच सकते हैं। क्लियर है? तो वहां पे पहुंचने वाले सिर्फ 2 ही है, मतलब मेरे पास में 3 फैक्टर्स आए। जैसे अब ओरिएंटेशन को समझ लेते हैं, जैसे मान लो हम क्योंकि इसको रिएक्शन में पढ़ रहे हैं तो रिएक्शन के टर्म में हम इसको समझ लेते हैं।
जैसे मान लेते हैं कि ओरिएंटेशन किस तरीके से हमारी रिएक्शन को मतलब इफेक्ट करता है, ठीक है। देखो जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास में आपने रिएक्शन पढ़ी होगी H2 प्लस O2 बहुत अच्छे से रिएक्शन देते हैं, वो H2O देते हैं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। जैसे एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, दोनों के बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन देता है NO2 के साथ में और वो बनाता है CO2 प्लस NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। इनके अलग अलग से डायग्राम बना के देखेंगे और फिर उससे समझेंगे कि ओरिएंटेशन किस तरीके से इफेक्ट करता है, आप खुद समझना, ठीक है। जैसे मान लो हमने कहा H2 प्लस O2, H2O2 रिएक्ट कर रहे हैं HH, ठीक है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि उनके आपस में कोलोइड करने का तरीका देखना है कि कौन सा परफेक्ट है जो अच्छे से कोलोइड कर सकते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये आपस में आए, इनके बीच में कोलिजन होगा, किसके साथ में होगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ में होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ में होगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि भाई ये इस तरीके से कोलोइड करे। दूसरा तरीका क्या है कि ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक तो ये आ रहा है, ठीक है, और नीचे से मेरे पास में ऑक्सीजन ऑक्सीजन आ जाए। कौन सी जगह पे कोलिजन परफेक्ट होगा? जहां पे पूरी तरीके से उनमें कोलिजन हो, अच्छे से, बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब ये कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग कोलिजन होगा। यहां पे ये हाइड्रोजन सिर्फ इस ऑक्सीजन के साथ में कोलोइड कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ कोलोइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन दोनों के बीच में अच्छा कोलिजन है। या हम एक और तरीका देख सकते हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन इनके पास में मेरे पास ऑक्सीजन आएगा, वो आएगा एक साइड से आए इस तरीके से। अब ध्यान से देखो कौन सा कोलिजन परफेक्ट है, कौन सा कोलिजन? यहाँ पे ये वाला जो बिल्कुल थोड़ा सा टच हो रहा है, थोड़ा सा रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक तो ये वाला है, एक मेरे पास में ये है जो आमने सामने से टकरा रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन एक बहुत अच्छे से बहुत परफेक्टली कोलोइड कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में अच्छा कोलिजन कर रहे हैं। ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रिएक्शन में। कौन सा बहुत अच्छा है? तो हम कहेंगे ये वाला बहुत परफेक्ट कोलिजन है। बात क्लियर है? तो परफेक्ट कोलिजन है तो हमारे पास में रिएक्शन में ओरिएंटेशन का काम करेगा, ओरिएंटेशन को शो करेगा कि अगर यदि ये अच्छे से ओरिएंटेड है, आप इसको स्टीरियो केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ोगे कि रिएक्शन जो भी होती हैं वो रिएक्शन किस तरीके से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पे, उनकी स्ट्रक्चर पे, उनकी शेप पे डिपेंड करती है। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट बनता है वो ऐसा ही नहीं है कि रैंडमली बन गया, ठीक है। प्रोडक्ट है वो हमेशा ज्योमेट्री पे, शेप पे डिपेंड करता है। क्लियर है? तो जैसे हमने ये चीज देखी, दूसरा एक और चीज देख लेते हैं। जैसे हमने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन कर रहे हैं NO2 के साथ में, तो वो बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NO2 NO। तो किस तरीके से, जैसे मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड ये लिखे है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये लिख दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड में इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ऐसा भी लिख सकता हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं किसी भी फॉर्म में लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन मेरे को किससे करवानी है? मुझे इसकी रिएक्शन करवानी है NO2 के साथ में, NO2 मैं इसको लिख रहा हूँ ऑक्सीजन NO। मान लो ये कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है, इसकी शेप है कुछ ऐसी है, ठीक है। दूसरी तरफ मैं इसको फिर दोबारा से लिख रहा हूँ कार्बन के साथ में NO और फिर मेरे पास में ऑक्सीजन, ये इस तरीके से ये हो गया। और तीसरा मेरे पास में है ऑक्सीजन NO, वो तीसरा इस तरीके से है। मुझे यहाँ पे रिएक्शन करवानी है और मुझे ये चेक करना है कि कौन सा अच्छे से ओरिएंटेड है, कौन सा ओरिएंटेड है। देखो मेरा जो बॉन्ड बना हुआ कार्बन, यहाँ पे कार्बन सेंटर है, ऑक्सीजन कौन लेके गया है? कार्बन लेके गया है। तो ये कार्बन किस पे अच्छे से अटैक कर सकते हैं? तो वे नाइट्रोजन पे करेगा या फिर ऑक्सीजन पे करना पसंद करेगा। तो हम देखेंगे कि हम नाइट्रोजन पे नहीं, ऑक्सीजन पे कोलिजन हो वो बहुत अच्छा होगा। किसका होगा? किसका होगा? कार्बन का या ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन थोड़ी ना बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्ड बनाने वाला तो कार्बन है ना, तो कार्बन अटैक करेगा। क्या ये वाला परफेक्ट है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑक्सीजन जाके कोलोइड करने की कोशिश कर रहा है, किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। तो ये कोलिजन परफेक्ट नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ चलें तो कार्बन को बॉन्ड किसके साथ बनाना है? कार्बन को बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ बनाना है। यहाँ पे किसके साथ हो रहा है?
नाइट्रोजन के साथ में। क्या ये परफेक्ट कोलिजन है? नहीं हो सकता, क्योंकि इनका ओरिएंटेशन ठीक नहीं है। बात क्लियर है? इनका ओरिएंटेशन ठीक नहीं है, क्योंकि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना रहे हो, यहाँ पे तो आ रहा है नाइट्रोजन। फिर ये तो कैसी विडंबना है ये इसकी, कि ये इनके साथ में अच्छे से रिएक्शन नहीं दे सकते हैं। लेकिन आप नीचे वाले को देखो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाना चाहता है, वो ऑक्सीजन के साथ में ही कोलिजन भी करने वाला है, ऑक्सीजन के साथ में कोलिजन करेगा। तो कौन सा ओरिएंटेशन परफेक्ट है? तो ये वाला ओरिएंटेशन परफेक्ट है। यहां से हम कहते हैं कि ओरिएंटेशन फैक्टर पे मेरे पास में डिपेंड करता है, सबसे ज्यादा ओरिएंटेशन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। बात क्लियर है? तो इसी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हमारे पास यहाँ पे एक थ्योरी आई, जो कोलिजन थ्योरी है, उसके बेसिस पे डेरिवेशन देता है। और वो डेरिवेशन क्या देता है? वो कहता है कि हम जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन, अगर मैं इस फैक्टर को देखूं रेट ऑफ रिएक्शन को, तो मेरे पास में तीन चीजें दिख रही हैं, वो किस किस पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है? पहली चीज वो डिपेंड कर रही है कोलिजन पे। मैं इन तीनों फैक्टर्स को लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देने। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोलिजन। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोलिजन पे डिपेंड कर रही है। मैं इसको लिखता हूं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो कोलिजन नहीं है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पे, नंबर ऑफ कोलिजन्स। भाई जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे उतना ही तो मेरी रिएक्शन फास्ट होगी, तो वो नंबर ऑफ कोलिजन्स पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? और नंबर ऑफ कोलिजन पे डिपेंड करेगा, तो मतलब नंबर ऑफ कोलिजन्स को हम जेड से इंडिकेट करते हैं। और जेड से नंबर ऑफ कोलिजन जितने ज़्यादा होंगे उसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स। इफेक्टिव कोलिजन्स जितने ज़्यादा होंगे वो मॉलिक्यूल्स किससे कोलाइड करेंगे? जो उस एनर्जी बैरियर को कोलाइड करके उस एनर्जी बैरियर को पार करके जाएंगे, और जिनमें अच्छा कोलिजन होगा वो इफेक्टिव कोलिजन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव भी लिख सकते हो, या आप इसको सिंपली ये भी लिख सकते हो कि जेड है। ठीक है, उनमें कोलिजन अच्छे से होगा। पहली चीज़ क्लियर हो गई। चलो ठीक है, दूसरा फैक्टर मेरे पास आता है रेट ऑफ रिएक्शन। किसके साथ में? एनर्जी बैरियर के साथ में भी रिलेट करता है, एनर्जी बैरियर के साथ। एनर्जी बैरियर का मतलब क्या हो गया कि भाई अगर यदि मान लो सपोज करो, एनर्जी बैरियर को हम एक तरीके से फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी टर्म भी यूज कर सकते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जब तक, ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमने वहां पे थ्रेशोल्ड एनर्जी पढ़ा है, मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, तो हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ साइकिल्स बनते हैं, ये तो पढ़ते हैं। तो अगर यदि मेरे पास में कोलिजन हो रहे पर सेकंड, तो कोलिजन को किस टर्म से इंडिकेट कर रहे हैं हम? इसको हम नंबर से, इफेक्टिव कोलिजन से देख रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में हम इसको इंडिकेट करते हैं, और इसको फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट कर देते हैं। तो हमारे पास में रेट है, वो किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पे। तीसरा फैक्टर है मेरे पास में, एनर्जी बैरियर होगा। तीसरा फैक्टर ओरिएंटेशन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। थर्ड स्टेप डिपेंड कर रहे हैं ओरिएंटेशन पे, और इस ओरिएंटेशन फैक्टर को हम इंडिकेट कर देते हैं पी से। दैट इज कैपिटल पी या स्मॉल पी, वो देख लेना, वो चेक कर लेना, दैट इज कैपिटल पी। ठीक है, तो अगर यदि मैं इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइन कर दूं, तो मेरे पास में क्या निकल के आएगा? मेरे पास में निकल के आएगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू जेड डॉट एफ डॉट पी। मेरे पास में ये टर्म निकल के आ गई। और जो जेड क्या है? दैट इज नंबर ऑफ कोलिजन। एफ क्या है? दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोलिजन्स, या हम ये कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन पर सेकंड। एक सेकंड में कितने कोलाइड कर रहे हैं, किस तरीके से वो क्रॉस कर रहे हैं उसको। और पी क्या है मेरा? प्रॉपर ओरिएंटेशन किसमें है? क्योंकि हमारे पास में दो तरीके के ओरिएंटेशन देखे, कुछ प्रॉपर होते हैं, कुछ इम्प्रॉपर ओरिएंटेशंस होते हैं, तो वो ओरिएंटेशन के बारे में है। ठीक है, अब एक चीज मेरे को यहाँ पे देखनी है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या है? ये जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, इस फ्रीक्वेंसी फैक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, फ्रीक्वेंसी फैक्टर का मतलब हो गया कि जो भी रिएक्शन हो रही है, जो भी रिएक्शन होती है, उसमें जैसे हमने पीछे पढ़ा है किसमें, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो गैसियस स्टेट में पढ़ा है, वहाँ पे हमने देखा कि जैसे हम पीछे कर्व बना रहा हूँ, मैं एक छोटी सी कर्व बना रहा हूँ,
आपने अगर यदि ये चीज़ 11th में देखी है अच्छे से कि हम जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो लेके चले थे इनिशियली कितने, 1000 लेके चले थे, 1000 लेके चले थे। ऐसे कितने पार्टिकल्स थे जिनके पास में एनर्जी थी, एनर्जी कितने के पास थी, 800 लोगों के पास में थी, 800 के पास में थी। पार करके जाने वाले कितने थे, वो 200 ही थे। जो रह गए थे वो कितने थे, 200 रह गए थे। मैक्सिमम के पास में ऐसे मॉलिक्यूल्स थे, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स कितने थे, जो कि 800 थे। मान लो वो मिनिमम एनर्जी को क्रॉस करके जाने वाले थे वो 800 थे। जितने क्रॉस करके गए, जितने पहुंचे वो 200 ही पहुंचे, और जितने आए थे मतलब छोड़ के चले गए वो 200 चले गए। मतलब अगर यदि मैं फ्रैक्शन देखूं, फ्रैक्शन, मैं फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं। फ्रैक्शन का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने गए हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कर्व देखूँ तो ये कर्व कुछ इस टाइप का आता है। हमें तो मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट से है ना भाई, प्रोडक्ट देने वाले कितने, प्रोडक्ट देने वाले तो यही तो है, ये वाले पार्टिकल्स है जो प्रोडक्ट देंगे, कि जिनके पास में जो 200 पार्टिकल्स हैं उनके पास में ही हमारे पास जो वैल्यू होगी या जो प्रोडक्ट देंगे वो इतने ही पार्टिकल्स हैं। बात क्लियर। ये वाले तो क्या है भाई, एनर्जी बैरियर मैक्सिमम यहाँ पे है, बिल्कुल है। जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन लो वहाँ पे हमने जो 11th में हमने पढ़ा वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड, या हमने वहाँ पे वो RMS स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड पढ़ा है, वो सेम यही फंडा देते हैं, इसी से आता है वो हमारे पास में। मैं इनके बिल्कुल इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। ये चीज़ थोड़ी सी और माइक्रो लेवल पे चली जाती है, ठीक है। आपको समझ नहीं आएगा इस लेवल पे, तो प्लीज़ समझने की कोशिश करें। फ्रीक्वेंसी फैक्टर, अगर मैं तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी फैक्टर जिसको हम यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर की जो वैल्यू होगी वो होगा F इज इक्वल्स टू, दैट इज जो हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्वेशन से निकाली, वो निकाली F इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर माइनस एनर्जी ऑफ RT, माइनस एनर्जी ऑफ RT। अब ये जो एनर्जी है वो आप एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में पढ़ोगे। जब आप आगे चलोगे अरेनियस इक्वेशन पढ़ोगे तो वहाँ पे E इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस EA, यहाँ पे EA वर्ड मेंशन कर दिया जाएगा, वो आप अच्छे से आगे पढ़ोगे, EA बाई RT। क्लियर है। अब इसी टर्म को उठाओ, आप इसमें पुट करो, तो मेरे पास में रेट किसके बराबर आ गया, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, रेट इज इक्वल्स टू क्या आ गया, Z डॉट ई रेज टू द पावर माइनस EA अपॉन RT इंटू P, ठीक है। अब इसमें जो रेट है इसको हम किसकी टर्म में इंडिकेट करना स्टार्ट कर देते, रेट कांस्टेंट की टर्म में। अब बहुत बड़ी बात आ जाती है, रेट कांस्टेंट के टर्म में क्यों इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि रेट कांस्टेंट हमारे पास में क्या होता है, जब हम किसी की भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 मोल ले लें और वो 1 यूनिट टाइम में जितना भी रेट होगा वो रेट कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्योंकि हमारे पास वो फिक्स वैल्यू हो गई तो वो रेट कांस्टेंट हो गया, दैट इज इक्वल्स टू Z डॉट P डॉट ई रेज टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। मेरे पास में यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आ गया जो ड्राइव कर रहा है किस चीज़ को, कोलिजन थ्योरी से रिलेशन निकल के आया, और वो क्या आया, दैट इज रेट कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू Z डॉट P ई की पावर माइनस EA अपॉन RT। इस इक्वेशन को बड़े ध्यान से समझ लेना है। क्यों समझना है, क्योंकि इस वाले फैक्टर को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एक्सपोनेंशियल फैक्टर। बात क्लियर है, इसको एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल दिया। Z डॉट P क्योंकि ये इससे पहले आया है, Z डॉट P फैक्टर किससे पहले आया है, E से पहले आया है, तो हम इस फैक्टर को बोल देते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स। ध्यान देना इस चीज़ को। और जब हम आगे चल के इसी इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे, K इज इक्वल टू A ई रेज टू द पावर माइनस EA बाई RT, जिसको आप अरेनियस इक्वेशन पढ़ते हो, वो हम आगे चल के ड्राइव करेंगे बहुत अच्छे से, तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। बात क्लियर है। पहले आपको सिर्फ इतना समझना है कि हमारे पास में कोई ऐसी रिएक्शन होती है जो कोलिजन थ्योरी को डिटरमाइन करती है। अब कोलिजन थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं कि कोलिजन होगा, कोलिजन होगा किस में होगा, वो गैसियस में ही हो सकता है,
गैसेस में हो सकता है, या फिर हमारे पास में कोई सॉल्यूशन होगा उसमें कोलिजन हो सकता है बहुत अच्छे से। वो केवल इन्हीं दो चीज़ों पे वैलिड था, इन्हीं दो चीज़ों पे वैलिड है कि भाई यहाँ पे तो वो कोलिजन अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसके आगे कोलिजन अच्छा नहीं है, वो इन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़ें क्या है, सेकेंड फैक्टर जो है, जो लिमिटेशन फैक्टर है कोलिजन थ्योरी का, वो ये है कि जितने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, भाई सिंपल मॉलिक्यूल्स है उसमें तो कोलिजन अच्छे से हो जाएगा, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, जैसे हम जिनके बिल्कुल बुरे से जो डायग्राम्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेंजीन बना दिया या कुछ भी कंपाउंड बना देते, ब्रांच चेन बना दिया, उसको लीनियर चेन बना दिया, लंबी चेनें बना देते, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस होती है, उन केसेस में कैसे फिर ओरिएंटेशन होता है, हमें उसमें तो ओरिएंटेशन, भाई रिएक्शन कैसे होगी, वो आपस में कोलोइड करेंगे, इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है कैसे रिएक्शन करेंगे, वो इनके सबसे बड़े लिमिटेशंस रहे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कंप्लीट डिस्कस किया कोलिजन थ्योरी के बारे में। ठीक है, आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आ रहे हैं तो इसे डिसलाइक भी ज़रूर करें, और डिसलाइक करने के साथ में कमेंट भी ज़रूर मेंशन करें कि आपको किस वजह से पसंद नहीं आया है। जो भी उसमें कमियां होंगी वो अच्छे से सुधार किया जा सकता है, तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन ज़रूर करें। ठीक है, और अगर यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे अच्छे से ध्यान से देखिए और शेयर भी कीजिए साथ में, और साथ में अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।